Hello students, welcome back to my class. Today we are going to discuss the question and answers of 5th chapter, that is Life in Vedic Literature. In the previous video हमने इस चैप्टर की समरी डिस्कस की थी जो कि पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन चलिए इसको हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं so that it would be more clear to you. Okay, so let's get started. Now let's start from the first question. Will it be correct to say that Vedic literature is the most ancient literature in the world? क्या ये कहना सही होगा कि जो वैदिक साहित्य है वो दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये चीज बताई गई थी कि ये पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट लिटरेचर नहीं है, बिकॉज मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन लिटरेचर, तो मेसोपोटामिया की और जो मिस्र की सभ्यता है उनका साहित्य जो है वो इनसे भी ज्यादा पुराना है. So the answer would be no, it will not be correct to say that Vedic literature is the most ancient literature in the world because Mesopotamian and Egyptian literature are older than it. तो ये जो दोनों सभ्यताएं थी उनका लिटरेचर इससे भी पुराना था, तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इट इज द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लिटरेचर. भारत और यूरोप के साहित्य को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये जरूर से सबसे पुराना लिटरेचर है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वैदिक हाइम्स? तो वैदिक हाइम्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाइम्स मतलब होता है स्तुति या भजन या गीत जिसको हम बोलते हैं. तो वैदिक हाइम्स, वेदों के जो गीत हैं, दे आर इन फैक्ट poetic poems written in praise of natural powers and God. तो वेदों के जो ये जो श्लोक हैं या स्तुतियां हैं, ये या तो नेचुरल पावर्स, प्राकृतिक शक्तियों की प्रशंसा में लिखी गई है या फिर भगवान की स्तुति के रूप में लिखी गई है. क्वेश्चन नंबर 3, टू व्हाट पीरियड डू द फर्स्ट टू वेदास बिलोंग? तो पहले के जो दो वेद हैं वो कौन से पीरियड के हैं, कौन से युग के हैं? तो फर्स्ट टू वेदास मीन्स द ऋग वेदा एंड द साम वेदा. तो ये जो दोनों वेद हैं, द फर्स्ट टू वेदास बिलोंग टू द पीरियड ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. उस समय के हैं जब आर्य लोग भारत में आए एंड सेटल्ड अराउंड द इंडस रिवर. सिंधु घाटी के आसपास जब आकर बसे, उस समय ऋग्वेद और सामवेद वेद की रचना हुई थी. ओके, Now question number 4, what is the content of the अथर्व वेदा? तो अथर्व वेद का कंटेंट क्या है, इसमें क्या है? And the answer will be the अथर्व वेदा contains 6000 mantras. तो अथर्व वेद में कुल मिलाकर 6000 मंत्र हैं and they are directed against diseases, demons, evil powers and enemies. तो ये जो 6000 मंत्र हैं वो लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए, राक्षसों से या बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ये मंत्र लिखे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रूव्स द अथर्ववेदास लेट ओरिजिन? तो किस चीज से हमको ये समझ में आता है कि अथर्ववेद जो है वो बाकी तीन वेदों से बाद के समय का है? द अथर्ववेदास लेट ओरिजिन इज शोन बाय द रेफरेंस ऑफ Bengal tiger, which was native of Bengal, and it is not mentioned in other Vedas. तो अथर्ववेद में जो बंगाल का टाइगर है उसका जिक्र कई बार आता है कि ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, और इस टाइगर का मेंशन जो है ऋग्वेद या सामवेद में नहीं किया गया है. पहले के तीनों वेदों में उसका मेंशन नहीं मिलता. तो इस चीज से पता चलता है कि दिस इज द लेटेस्ट वेदा इन ओरिजिन, तो सबसे बाद के समय का है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ब्राह्मण ग्रंथ्स? तो क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य क्या था? किस लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई? मैंने आपको समरी में भी बताया था, एक्चुअली दीज आर द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ वेदास. तो जो वेद हैं उनके आखिरी जो पार्ट है उसी में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं. कुछ चैप्टर्स को, लास्ट के कुछ चैप्टर्स को ही ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है. एंड द पर्पस देयर, उनका उद्देश्य क्या था? द पर्पस ऑफ द ब्राह्मण ग्रंथ्स वर was to provide rules and explanations for rituals. तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये ब्राह्मणों के द्वारा, उन पुरोहितों के द्वारा लिखे गए थे, और इनमें क्या था? एक्सप्लेनेशन
फॉर रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ के लिए, पूजा के लिए कौन से मंत्र होने चाहिए, उनका रूल्स क्या होगा, दीज आर ऑल देयर इन ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ के नियमों को लेकर लिखे गए हाइम्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बाय whom were the अरण्यक्स composed? अरण्यक जो है वो किन के द्वारा लिखे गए? तो मैंने आपको बताया था अरण्य इज अ संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत शब्द है, विच मीन्स फॉरेस्ट, जंगल इसका मतलब होता है। तो ये जो अरण्यक हैं वो किन के द्वारा लिखे गए थे? दे वर कंपोज्ड बाय दोज थिंकर्स हु वर रिटायर्ड फ्रॉम द रिचुअल डोमिनेटेड सोसाइटी टू द पीस ऑफ फॉरेस्ट। तो उन विचारकों के द्वारा अरण्यक लिखे गए थे, उन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए थे, हु वर रिटायर्ड फ्रॉम द रिचुअल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो कि पहले रिचुअल डोमिनेटेड, जो धार्मिक कर्म कांड जब होते थे तो उस सोसाइटी से रिटायर होकर वे जंगल में जाकर रहने लगे थे। तो हिंदू सभ्यता में जो जीवन के अंतिम 25 वर्ष होते थे उनको वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत माना जाता है, कि इन सालों में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ जीवन को त्याग कर जंगल में ही निवास करते थे। तो पहले वो पूजा पाठ और ये सब कर्म कांड में शामिल रहते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वो जंगल में जाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, और उन्हीं के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनको हम अरण्यक के नाम से जानते हैं। तो समथिंग दैट हैज बीन रिटन इन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म उपनिषद। तो उपनिषद जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? उपनिषद, उप मतलब होता है पास में, निषद मतलब दिस इज अ संस्कृत वर्ड अगेन एंड इट मीन्स सिटिंग डाउन, तो पास में बैठना। And the answer should be the term Upanishad means sitting down of the pupil near the teacher for secret communication. तो शिष्य का गुरु के पास में बैठना, and that is also for secret communication, कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन मतलब किसी संवाद के लिए, तो किसी सीक्रेट रचना के लिए गुरु और शिष्य आपस में बैठकर जो इन्होंने फिलॉसफी लिखी है, दैट इज उपनिषद। Question number 9, which ancillary traditions grew up around Vedas? तो वेदों के आसपास, वेदों से संबंधित और कौन सी बुक्स लिखी गई हैं? The ancillary traditions which grew up around the Vedas were the Smritis. तो वेदों से रिलेटेड जो और जो बुक्स हैं उनको स्मृति ग्रंथ कहा गया। एंड स्मृति मीन्स मेमोरी, याददाश्त को ही स्मृति बोला जाता है। एंड इट इज थॉट दैट कि दीज वर कंपोज्ड बाय ह्यूमन ऑथर्स इन कंट्रास्ट विद द श्रुति ग्रंथ। तो ऐसी मान्यता है कि जो श्रुति ग्रंथ थे, श्रुति ग्रंथ यानी कि अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये दैवीय उत्पत्ति है, इंसानों के द्वारा नहीं लिखी गई थी, जबकि ये जो स्मृति ग्रंथ हैं ये देवर कंपोज्ड बाय ह्यूमन ऑथर्स, तो ऋषि मुनियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ही इनकी रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, which works are regarded as the oldest works on इंडियन मैथमेटिक्स? तो भारत में गणित की सबसे पुरानी किताब किसको माना जाता है? एंड द आंसर इज शूल्ब सूत्र। तो मैंने आपको समरी में भी बताया था कि ये जो शूल्ब सूत्र है, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट इज सप्लीमेंट टू स्रोत सूत्र, और स्रोत सूत्र स्वयं किसका भाग है? कल्प सूत्र का। तो इनको हम मैथ्स की सबसे ओल्डेस्ट बुक इसलिए मानते हैं क्योंकि इनमें जो जहाँ पर बलि दी जाती थी उस जगह का मेजरमेंट, और जो हवन कुंड होते थे उनका मेजरमेंट, और कुछ मंदिरों के जो जैसे इंजीनियर्स कैलकुलेशन करके देते हैं उस तरीके की चीजें शूल्ब सूत्र में पाई गई हैं। तो इनको भारतीय गणित की सबसे पुरानी किताब के रूप में जाना जाता है, शूल्ब सूत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन 5 वेदांग्स। तो 5 वेदों के अंग, दैट मीन्स द लिम्स ऑफ द वेदास। तो 5 अंग किनको किनको माना गया है? देखिए, फोनेटिक्स,
तो फोनेटिक्स मतलब उच्चारण से संबंधित, लैंग्वेज का किसी भी शब्द का उच्चारण कैसा होगा, इसकी स्टडी फोनेटिक्स कहलाती है। एंड देन ग्रामर एंड एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मीन्स रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, तो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंड देन मीटर, इसको हिंदी में छंद बोला गया है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, तो प्राचीन भारत में वैदिक काल में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी देवर यूनाइटेड, एक साथ होते थे खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। तो इन पांचों को वेदों का अंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ लॉन्ग वॉज द स्पेन ऑफ द वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर का विस्तार कहाँ तक था। द स्पेन ऑफ द वैदिक कल्चर वॉज ऑल अलॉन्ग द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस एंड द गंगा। तो जो वैदिक संस्कृति थी वो सिंधु घाटी और गंगा नदी के आसपास में इसका विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड बुद्धिज्म प्रोटेस्ट अगेंस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। तो बौद्ध धर्म ने किसका विरोध किया। बुद्धिज्म प्रोटेस्टेड अगेंस्ट वायलेंस एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो बौद्ध धर्म ने हिंसा का भी विरोध किया। सैक्रिफिशियल रिचुअल्स मतलब वो कर्मकांड जिनमें बलि दी जाती थी, उनका भी विरोध किया। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ ही वैदिक कल्चर का पतन होना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बाय व्हाट टाइम डिक्लाइन सेट इन द वैदिक कल्चर। तो वैदिक संस्कृति का पतन होना कब शुरू हुआ। एंड द आंसर इज द डिक्लाइन इन द वैदिक कल्चर सेट इन विद द राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो जैसे जैसे बौद्ध धर्म का उद्भव होता गया, वैदिक संस्कृति का पतन भी शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 सैक्रिफिशियल फायर्स। तो 3 प्रकार की जो यज्ञ की अग्नि थी उनके बारे में इसमें पूछा गया है। और वो 3 थे, द फर्स्ट वाज इन विच होत्र पृष्ठ रिसाइटेड हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा। तो पहले एक ही अग्नि हुआ करती थी, एक ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, जिसमें ये जो पृष्ठ थे जिनको होत्र कहा गया, वो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। उसके बाद सेकंड फायर भी जोड़ दिया गया, द्वितीय जो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई उसमें जो पृष्ठ थे उनको उद्गत्र कहा गया। और ये जो उद्गत्र पृष्ठ थे वो सामवेद के मंत्रों का पाठ करते थे। और यजुर्वेद के समय में एक तीसरी अग्नि भी जोड़ी गई जिसको अध्वर्य पृष्ठ, तो ये जो पृष्ठ है उनको अध्वर्य कहा गया, ये यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। तो ये 3 अग्नि है, एक सामवेद के समय की, एक ऋग्वेद के समय की और एक यजुर्वेद की समय की। और तीनों के जो पृष्ठ थे, जो पुरोहित थे, उनको होत्र, उद्गत्र और अध्वर्य पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं और इनसे बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता। तो अगर आपको इतने क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर है, you can easily answer all the questions asked in the exam. Okay, thank you for watching this video. Keep writing your comments, students, and keep watching the video. Thank you.